आज की कहानी भारत की आज़ादी के पहले की है, जब जिम कॉर्बेट ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शिकार किया था, जिसके बाद उनकी जिंदगी का लक्ष्य ही बदल गया था, जिसके बाद एक शिकारी बाघों का संरक्षक बन गया था। ये वो समय था जब अंग्रेजों के खिलाफ भारत में इंकलाब की लहर छाई हुई थी। यूं तो अंग्रेजों ने भारत पे बहुत जुल्म किया था, जिनमें से एक था भारत के बाघों का शिकार, जिसकी वजह से बाघों की संख्या बहुत कम हो गई थी। आज से 120 साल पहले भारत में लगभग 1 लाख बाघ हुआ करते थे, लेकिन ट्रॉफी हंटिंग की आड़ में अंग्रेज बाघों का शिकार भारी मात्रा में करने लग गए थे। ये समय 1920 से 1930 के बीच का था, जब लोगों के बीच में एक बाघ बहुत चर्चा में था। कहते हैं वो बाघ इतना बड़ा था कि रोज एक भैंस का शिकार कर सकता था। लोगों ने ना तो कभी इतना बड़ा बाघ देखा था और ना ही अंग्रेजी शिकारियों ने इतने बड़े बाघ का शिकार किया था। तभी उस बाघ का नाम रखा गया द बैचलर ऑफ पवलगढ़। जिम कॉर्बेट को भी उस बाघ का शिकार करने में 4 दिन लग गए, लेकिन वो बाघ कोई आदमखोर नहीं था। जिम कॉर्बेट से पहले भी 2 शिकारियों ने द बैचलर ऑफ पवलगढ़ का शिकार करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी गोली उस बाघ को छू भी नहीं पाई थी। तो किस्सा शुरू होता है एक सुबह, जब जिम कॉर्बेट के पास से द बैचलर ऑफ पवलगढ़ गुजरता है। तभी जिम कॉर्बेट की नजर उस बाघ पर पड़ती है, और वो भी इतना बड़ा बाघ और उसके बड़े पंजों के निशान देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर एक दिन एक डाकिया कॉर्बेट को उसी बाघ के देखे जाने के बारे में बताता है। अगली सुबह कॉर्बेट अपने कुत्ते के साथ उसी बाघ की तलाश में उसी दिशा में निकल जाते हैं जहां डाकिया ने बाघ के पंजे देखे थे। रॉबिन की मदद से उस दिन कॉर्बेट उस बाघ के ठिकाने तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन कारतूस की कमी के कारण वो वापस लौट जाते हैं। अगली सुबह फिर से कॉर्बेट बाघ की तलाश में निकल जाते हैं। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद एक गांव के आदमी की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पास जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वही बाघ यहाँ से अभी निकला है। फिर कॉर्बेट उसी बाघ के पंजों के निशान का पीछा करते हुए जंगल में और अंदर जाते हैं। अब दोपहर के 3 बज गए थे कि अचानक कॉर्बेट को बाघ के दहाड़ने की आवाज आती है, तो वो उसी के पीछे चल देते हैं। जब उन्हें लगने लगा कि बाघ उनके आसपास ही है, तब वो पेड़ पे चढ़ के बाघ की आवाज निकालते हैं। कुछ कोशिशों के बाद वो बाघ जवाब में फिर से दहाड़ता है, तो कॉर्बेट समझ जाते हैं कि कुछ समय में ही बाघ उनके सामने आने वाला है। फिर कॉर्बेट पेड़ से नीचे उतरते हैं और जमीन पर लेट के अपनी पोजीशन ले लेते हैं। थोड़े इंतजार के बाद उन्हें झाड़ियों में से एक बड़े से बाघ का सर दिखता है। तभी वो उसे गोली मार देते हैं और फिर उस बाघ के मरने का इंतजार करते हैं, लेकिन वो बाघ गोली लगने के बाद भी वहां से निकल जाता है। अगले दिन वो वापस बाघ की तलाश में निकलते हैं और अपने साथ एक आदमी को भी ले जाते हैं। बाघ के खून के निशान मिलते तो हैं, लेकिन वो बाघ नहीं मिलता और फिर कॉर्बेट वापस आ जाते हैं। अगले दिन एक मवेशियों का चरवाहा कॉर्बेट के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसके मवेशियों ने बाघ के ठिकाने का पता लगा लिया है। फिर कॉर्बेट उसी आदमी के साथ निकल जाते हैं और जंगल में काफी अंदर जाने के बाद पत्तों पर सूखे खून के निशान तो मिलते हैं, लेकिन वो बाघ नहीं मिलता। अब ये चौथा दिन था जब कॉर्बेट फिर से उसी रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन इस बार काफी ढूंढने के बाद एक पेड़ के पीछे बाघ की टांगे दिखती हैं। उसी इलाके में 2 बाघ रहते थे और कॉर्बेट गलत बाघ को मारना नहीं चाहते थे। इसीलिए जब कॉर्बेट को विश्वास हो गया कि वो द बैचलर ऑफ पवलगढ़ ही है, तब कुछ दूर और पीछा करने के बाद पानी वाले हिस्से के पास पहुंच जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि बाघ अपने घाव ठीक करने इधर आया है। फिर कॉर्बेट जमीन पर रेंगते हुए उस बाघ के थोड़ा सा नजदीक जाते हैं और उन्हें द बैचलर ऑफ पवलगढ़ उनके सामने दिखता है, और वो तुरंत 2 गोली चलाकर इस बार उस निर्दोष बाघ का अंत कर देते हैं। और इस बाघ को मारने के बाद जिम कॉर्बेट को एहसास होता है कि उन्होंने एक निर्दोष की जान ली है, क्योंकि द बैचलर ऑफ पवलगढ़ कोई आदमखोर नहीं था। और उसके बाद ही जिम कॉर्बेट का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो बाघों के संरक्षण की जिम्मेदारी ले लेते हैं। तभी हमारे देश का सबसे पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उनके नाम पर बना है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।